हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 बेस्ड। इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। आप लोगों को टीआरडी 3 एग्ज़ाम डेट के बारे में पता चल गया होगा। आप लोग अपनी तैयारी अब दिन रात एक करके कीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता जा रहा है, तो अपने बहुमूल्य समय को बचाते हुए अब एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। चलिए, देखिए इसमें हम लोग अब उसी फैक्ट को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा बर्डन अब हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है ना? चलिए, देखिए पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है जाइलम के द्वारा, ठीक है? जल का परिवहन पूछे एग्ज़ाम में तो यह होता है जाइलम के द्वारा। भोजन का परिवहन पूछे तो यह होता है फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वह प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है, और जब यह भोजन का निर्माण करती है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की संज्ञा देते हैं। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए VVI भी लिखा है इसमें। देखिए इसमें क्या है फॉर्मूला 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है? सनलाइट और क्लोरोफिल एजेंट के रूप में है, और निर्माण क्या हो रहा है C6H12O6 प्लस O2 का, ठीक है? तो इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? इसमें प्रश्न मैक्सिमम पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या निष्कासित होता है या क्या उत्सर्जित होता है, ठीक है ना? उत्पाद के रूप में। तो उत्पाद के रूप में क्या निकल रहा है C6H12O6। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो आप लोग क्लियर होंगे। C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है? तो यह होता है ग्लूकोज का, ठीक है ना? ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसका निष्कासन होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है? और रिएक्टेंट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? अभिकारक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ आप देख रहे हैं ना CO2 और H2O। आपको ये 6 और 12 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रिएक्टेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आप उसको याद रखिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पत्ती को जल पहुँचाता है, तो पत्ती को जल पहुँचाता है तना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास होता है वाष्प उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो ये होता है वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहलाता है, ठीक है? यानी मिट्टी में पौधे को बांध कर क्या रखता है? तो वो रखता है जड़, ठीक है? जड़। अब जड़ क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और दूसरा होता है रेशेदार जड़। इसी को हम लोग झकड़ा जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ किस प्रकार का जड़ होता है? देखिए, इसको अच्छे से मैं बताती हूँ तुरंत। मूसला जड़ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना? इस टाइप से मूसला जड़ होता है, ठीक है? चलिए, झकड़ा जड़ किस प्रकार की संरचना होती है? इस प्रकार की, ठीक है? इसमें जड़ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद है जड़ों के उदाहरण। तो जड़ों के उदाहरण क्या-क्या हैं? तो यह है गाजर है, मूली है, शकरकंद है, शलजम है, टैपियोका यानी साबूदाना। ये पाँचों एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लेंगे। एनसीईआरटी का टर्म है और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि जड़ के उदाहरण हैं, ठीक है? तो यही आप अच्छे से याद कर ले, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टैपियोका जिसको साबूदाना बोल रहे हैं, ठीक है? हल्दी किसका उदाहरण है? यह तना का उदाहरण है, ठीक है? चलिए, अब ये सबको पढ़ने की आवश्यकता इन सबको नहीं है, इसको अवॉइड कीजिए। चलिए, देखिए इसमें एक पॉइंट है अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है? अंडाशय से बनता है फल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है? ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं? तो जिसमें फल का निर्माण उसके अंडाशय से होता है उसी को हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है? और जिस फल का निर्माण जो होता है वो अंडाशय से ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, यानी झूठा फल या आभासी फल। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि आभासी फल के उदाहरण हैं या झूठा फल कहा जाता है या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है किसको? तो इसका आंसर होता सेब, ठीक है? सेब ऑप्शन में भी था तो इसका आंसर यही था। और आप लोग याद रखें सेब, काजू ये सब जो होते हैं या नाशपाती भी होते हैं ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तिलचट्टा का खून क्या होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है? तिलचट्टा का खून सफ़ेद होता है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब है इसमें प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है, ठीक है ना? फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।
तो इसमें आप इसका इंग्लिश टर्म भी याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश टर्म रहता है तो देखने में सुविधा होगी, ठीक है? प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 पार्ट याद रखना है, एक एंथर याद रखना और फिलामेंट है। तो एंथर और फिलामेंट का संबंध किससे है? प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है? उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, तो इसको आप क्रम से याद रखेंगे। पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, ठीक है ना? देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है, समझा देती हूँ उसको जल्दी-जल्दी। देखिए ये ऊपर जो संरचना है वो स्टिग्मा है, ये बीच वाला जो पोर्शन हो गया ये है स्टाइल है, ठीक है? और ये जो थर्ड आपको गोल संरचना दिख रही है यहाँ पे, इसी को हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है? देखिए, एक बार यहाँ पे बताती हूँ। ये स्टिग्मा हो गया, ये जो पोर्शन है आपको बीच वाला वो स्टाइल हो गया और ये हो गया ओवरी, ठीक है? ये ओवरी जो है वो फूला हुआ हिस्सा हुआ, ठीक है? इसमें छोटे-छोटे बीज होते हैं जिसको हम लोग बीजांड बोलते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही बात है, इस तरीके से इसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं प्लांट का। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला भाग है, तो सबसे निचला और फूला भाग आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। ये जो संरचना है ये सबसे निचला और फूला हुआ भाग है, ठीक है? उसके बाद अंडाशय में छोटी-छोटी गोल संरचनाएँ दिखाई देती है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि अंडाशय में छोटी-छोटी गोल संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं? बीजांड या बीज कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है? जो हम लोगों ने पढ़ा था, बस इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शाख किसको कहते हैं? जिसमें तने कोमल होते हैं। झाड़ी क्या होती है? जिसमें तने शाख के कंपैरिजन में थोड़े से कठोर होते हैं। और वृक्ष में क्या होता है? तने सुदृढ़, कठोर, ऊंचाइयां उसकी लंबी होती है, यही होती है, ठीक है? पत्तियां वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित कर दी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ जिसको बोलते हैं। इसका ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। अब देखिए, साँप में पेशियाँ होती हैं, तो साँप में असंख्य पेशियाँ होती हैं। साँप में पेशियों की संख्या क्या है? असंख्य है, ठीक है? चलिए, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब पता है, साँप रेंग के चलते, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब इसमें क्या है कि अब ये जॉइंट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है। अगर हम लोग जॉइंट्स को कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ने लगे, तो अब हम लोगों का समय काफ़ी कम है, हम लोगों के पास समय, इसलिए बस इसमें याद करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना? इसमें इंग्लिश टर्म भी आप याद कर सकते हैं, हिंदी भी टर्म याद कर सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा है आप उसको याद करें, ठीक है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चूँकि एनसीईआरटी का है, तो देखना ज़रूरी हो जाता है। जांघ की अस्थि में कौन-सा जॉइंट पाया जाता है, या थाई बोन में कौन-सा जॉइंट्स पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्या पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कहाँ पे पाया जाता है? जांघ की अस्थि में, ठीक है? चलिए, उसके बाद है कि द जॉइंट्स वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड, ठीक है ना? उस जॉइंट पे जहाँ पे हमारे नेक जो होते हैं वो हेड से जुड़े होते हैं, उस जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं गोड़ाग्र संधि या पिवोटल जॉइंट। हिंज जॉइंट्स किसको बोलते हैं, ठीक है? हिंज जॉइंट्स क्या होता है? घुटने की संधि। घुटने में जो जोड़ होती है जिस संरचना में, वो होती है घुटने की हिंज संधि। वह हिंज संधि के तहत जोड़ा जाता है। फिक्स्ड जॉइंट्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक्स-रे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एक्स-रे का प्रयोग किया जाता है हड्डियों की आकृति का पता लगाने पे, ठीक है? जैसे किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं एक्स-रे करने, क्यों करवाते हैं? ताकि हड्डी में अगर कोई विकार उत्पन्न हुआ है उस चोट के द्वारा, तो उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर रिस्ट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स, ठीक है ना? यानी हमारा जो रिस्ट होता है वो क्यों क्या होता है? काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वह सेवरल स्मॉल बोन्स का बना होता है, मतलब बहुत सारे छोटी-छोटी हड्डियों का बना होता है। इस छोटी-छोटी हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल्स बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अगला पॉइंट है, रिब्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, दे जॉइन द चेस्ट बोन, ठीक है? एंड बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखिए। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। चेस्ट के ईच साइड में कितने रिब्स होते हैं? तो ये 12 होते हैं, ठीक है ना? इस साइड भी 12, जैसे इसको काउंट कीजिए, ये 12 होंगे और इधर भी 12, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यानी पेयर की अगर बात करें तो 12 पेयर और टोटल संख्या कितनी हुई? 24 रिब्स। चलिए, इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि मेरुदंड जो होता है वो 33 कशेरुकाओं का बना होता है। और मेरुदंड से कितनी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो 31 निकलती है, ठीक है? कॉन्सेप्ट बाद में हम लोग समझेंगे अच्छे से, पहले इसको देखिए। मेरुदंड से कितनी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 31 तंत्रिका तंत्र। और बीपीएससी में यही वाला प्रश्न पूछा गया था कि मेरुदंड से कितनी तंत्रिका तंत्र निकलती है सिविल सर्विसेज एग्जाम में? तो यह 31 होगा इसका आंसर। ये वाला पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न।
कंकाल के वे अतिरिक्त अंग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, ठीक है ना? कंकाल में वैसे भी पार्ट्स होते हैं, एक्स एक्स्ट्रा पार्ट्स, जिसमें क्या होता है कि हड्डियों जितने वो कठोर नहीं होते, लेकिन उनको हम मोड़ सकते हैं। इन्हें हम उपास्थि कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है? उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का उदाहरण क्या है? उपास्थि का उदाहरण क्या है? तो उपास्थि का उदाहरण है कान का ऊपरी पार्ट जो होता है, उसमें क्या होता है? वो उपास्थि का बना होता है। इसलिए आप जब उसको छूते हैं कान के ऊपरी हिस्से को, तो आपको वो काफ़ी वो कठोर नहीं लगता है, ठीक है ना? वो कठोर नहीं होता है और आप उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, यानी वो कार्टिलेज का बना होता है। अगर हड्डी का बना होता तो उसको हम नहीं मोड़ सकते थे। अगला पॉइंट है, केंचुए के शरीर में अस्थियों की संख्या। तो केंचुए में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 0 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है ना? केंचुए में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 0। केंचुए के शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। तो केंचुए के शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है पेशी, यानी मसल्स, ठीक है ना? चलिए, जैसे केंचुआ चलता है तो उसके घटने और बढ़ने में सहायता करती है पेशी। अगला पॉइंट है, केंचुए के शरीर में छोटे-छोटे अनेक बाल जैसी संरचना, जिसको सूप भी बोलते हैं, होते हैं। ये सूप पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूप मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत करते हैं। देखिए, ये है केंचुआ की, एक सेकंड अच्छे से बता, ये है केंचुआ का मसल्स, ठीक है ना? मसल है। इसमें क्या होता है? सूप यानी बाल जैसी छोटी-छोटी संरचना होती है, ठीक है? ऐसा-ऐसा, ठीक है? और ये क्या करते हैं ना, ये इसमें मिट्टी में से ग्रिप को मजबूत बनाते हैं, ठीक है? और ये केंचुआ क्या करता है? चलते समय रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, ठीक है? और जब वो उस मिट्टी को खाता है तो जो अनपच चीज़ होता है वो उसको विगलित कर देता है, यानी निकाल देता है। और वो जो अनपचा भोजन जब मिट्टी में मिलता है, जो केंचुआ के द्वारा निकाला जाता है, वह क्या करता है? मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बना देता है। इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगले पॉइंट में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोंघा, ठीक है? घोंघे की पीठ पर बनी गोल संरचना इसका बाह्य कंकाल होती है। याद रखिएगा, घोंघा जो है, ठीक है, इसके ऊपर एक गोल संरचना होती है, ठीक है ना? ये गोल संरचना हड्डी नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है पूछते हैं कि घोंघे के ऊपर जो गोल संरचना होती है, वह क्या होती है? उपास्थि होती है, हड्डी होती है, या क्या होती है? इसका बाह्य कंकाल होती है, ठीक है ना? चलिए, बाह्य कंकाल होती है। और इसका यूज़ क्या है? यह घोंघे को क्या चलने में सहायता करता है? बिल्कुल नहीं, यह घोंघे के चलने में कोई सहायता नहीं करता। इस बाह्य कंकाल में कोई हड्डी नहीं होती। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो उसके ऊपर जो गोल संरचना होती है ना, उसको चलने में कोई हेल्प करता है और ना ही यह हड्डी का प्रकार है। अगला पॉइंट है तिलचट्टा, ठीक है ना? तिलचट्टा क्या है? तिलचट्टा का खून क्या होता है? सफ़ेद होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना? तिलचट्टा कीट का उदाहरण है। चलिए, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। तिलचट्टा में कितनी जोड़ी पैर होती है? 3 जोड़ी पैर होती है। तिलचट्टा का शरीर किससे ढका होता है? यह भी कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। किससे? कठोर बाह्य कंकाल से। आगे बढ़ते हैं। पक्षी उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है। क्या होता है? एयर कैविटी होती है पक्षियों की हड्डियों में, जिनके कारण उनकी अस्थियाँ हल्की परंतु मजबूत होती है। एयर कैविटी होने के कारण पक्षियों की हड्डियाँ हल्की हो जाती है, लेकिन वो मजबूत होती है। अब देखिए, पक्षियों के पैर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पक्षियों का कौन-सा अंग पंख में रूपांतरित होता है? तो पंख में रूपांतरित होता है पक्षियों का आगे वाला पैर, ठीक है? पंख में कौन रूपांतरित होगा? आगे वाला पैर। पक्षियों का पीछे का जो पैर है वो उनके चलने और बैठने के लिए होता है, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है, देखिए ये देख लीजिए। साँप का मेरुदंड लंबा होता है, ठीक है? साँप का मेरुदंड क्या होता है? लंबा होता है। और शरीर की मांसपेशियाँ असंख्य होती हैं, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है? साँप सरल रेखा में नहीं चलता है। साँप क्या है? स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए, साँप बहुत तेज़ गति से आगे की ओर चलते हैं, क्यों? साँप जो आगे की ओर तेज़ गति से क्यों चलते हैं? क्योंकि साँप का शरीर अनेक वलय बनाता है, ठीक है? जब साँप चलते हैं ना, तो ये काफ़ी वलय बनाते हैं, यानी लूप बनाते हैं, ठीक है? और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। ये जो वलय बन रहा है ना, वलय, ये इसको क्या करते हैं? आगे की ओर पुश करते हैं, जिस कारण वो बहुत तेज़ गति से आगे की ओर चलता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स है, गाइड ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक है अरस्तू। अरस्तू का संबंध किस देश से है? तो ग्रीक के वासी थे। एनसीईआरटी में पुस्तक का नाम है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। गाइड ऑफ एनिमल्स के लेखक कौन है? अरस्तू। इनका संबंध ग्रीक देश से है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है? 21 जून को। आप एक बार जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ये करंट अफेयर्स काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी आप इस एक चीज़ देख लेंगे कि 21 जून 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या था, ठीक है? थीम एक बार आप चेक कर लेंगे।
अगर आपके पास जो भी करंट अफेयर्स का बुक है उससे आप एक बार कन्फर्म कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, इसमें इतना क्लोज ऑप्शन था कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। ठीक है ना, और उस समय एनसीईआरटी पढ़ने की आदत नहीं थी तो एग्जाम में गलती हो ही जाती है। ठीक है ना, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ऑप्शन देख के लगेगा आपको कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था आज, और इसका आंसर फिर हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, देखिए द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट या आवास कहते हैं। वैसा स्थान जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको उनका आवास ही बोलते हैं। चलिए, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ये सब भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड्स आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिट्स, यानी स्थलीय आवास। ठीक है ना, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल, ये सब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप बिल के अंदर रहते हैं। क्यों? देखिए मरुस्थल में क्या होते हैं, रहने वाले चूहे और सांप बिल के अंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि और ये भूमि के अंदर ही गहरे बिल बनाते हैं गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, मरुस्थल में गर्मी काफ़ी होती है तो गर्मी से बचने के लिए ये लोग बिल बनाते हैं और उसी के अंदर रहते हैं। अब है कि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो पत्तियां होती है कांटों में क्यों बदल जाती है? इसलिए क्योंकि पत्तियों में होने वाले वाष्प उत्सर्जन में होने वाले जलहास में कमी होती है। क्योंकि पत्तियों से क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन काफ़ी मात्रा में हो जाता है। ठीक है, जिससे प्लांट को लॉस होता है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए वहाँ पे पत्तियाँ जो होती है वो कांटों में बदल जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नागफनी में पत्ती जैसी जो संरचना होती है वह वास्तव में इसका तना है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नागफनी में जो पत्ती जैसी संरचना होती है वह उसकी पत्ती नहीं, उसका तना है। ठीक है ना, पत्ती जैसा दिखता है बट वो पत्ती नहीं है, वह तना है। और नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यही इस तने के द्वारा होता है। ठीक है ना, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्ती के द्वारा नहीं, तना के द्वारा होता है। और जो तना वो जो पत्ती हम लोगों को दिखता है वो उसका तना होता है। चलिए, अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, जैसे रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया। जब आप लोगों ने सीटेट पढ़ा होगा तो ये टर्म ज़रूर आया है, तो आप लोगों को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। मरुस्थलीय पौधों में जो जड़ें जो होती है काफ़ी गहराई तक चली जाती है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रेगिस्तानी ओक है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अब वीडियो जल्दी जल्दी ही प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले और वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।